क्या एक मिडिल क्लास पर्सन अपने से ज्यादा सैलरी वाले से भी अमीर हो सकता है? इम्पॉसिबल सा लगता है ना। पर अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करना सीख जाओ एंड स्मार्टली सेव करो तो ये पॉसिबल है। अब इन्वेस्टिंग वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में स्टॉक मार्केट आता है एंड स्टॉक मार्केट सुन के ही हमें डर लगता है कि कहीं हमारे मेहनत के पैसे डूब न जाए, बिकॉज स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है। प्रॉब्लम ये है कि स्कूल में भी हमें इन्वेस्टिंग और मनी मैनेजमेंट के बारे में नहीं बताया जाता है, इसलिए काफी लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शंस बन जाते हैं इन्वेस्टिंग को लेकर। बट गुड न्यूज इज आप एक नॉर्मल सी सैलरी पे भी रिच बन सकते हो। जरूरत है तो बस इस वीडियो को एंड तक देखने की। इस वीडियो में मैं आपसे एंड्रू हेलम की बुक मिलेनियर टीचर से 5 ऐसे लेसन शेयर करूंगा जो कोई भी इजीली अप्लाई कर सकता है एंड अपने पैसों को ग्रो कर सकता है। बट इससे पहले कि हम स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में जाने, हमें यह समझना होगा कि हमें क्या नहीं करना है। लेसन नंबर 1, लोन से जितना दूर रह सकते हो रहो। हम लोग सोचते हैं कि रिच होने का मतलब तो महंगी कार चलाना, स्विमिंग पूल में पार्टी करना, महंगे घर खरीदना, यही सब तो होता है, राइट? नहीं, ये सब झूठ है जो हमें बेचे जाते हैं। ये पूरा सच नहीं है। ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर अमीर लोग ये सब नहीं करते हैं। आजकल तो लोन पे चीजें खरीदना काफी नॉर्मल सी बात हो गई है। स्मार्ट लोग जो एक्चुअल में रिच है वो कभी लोन के ट्रैप में नहीं फंसते। पर हम तो देखते हैं कि हर कोई लोन लेता है। तो क्या लोन लेना गलत है? वैसे तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेट कैसी है, पर काफी केसेस में हमें लोन लेने की कोई जरूरत नहीं होती, पर फिर भी हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास महंगी कार के लिए पैसे नहीं है तो आप सेकंड हैंड कार भी ले सकते हो। इसके लिए आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है। पर रिच लोग सेकंड हैंड कार थोड़ी ना लेते हैं, राइट? जरूरी नहीं है। स्मार्ट लोग लोन अवॉइड करते हैं। काफी मिलेनियर्स ऐसे हैं जिनको कोई लीज पे कार लेना बिल्कुल पसंद नहीं है एंड उन्हें क्लियरली अपने नीड्स और वांट्स में डिफरेंस पता होता है। वो इन दोनों को कभी मिक्स नहीं करते हैं। अगर आपको कुछ महंगा लेने का मन कर भी रहा है तो बेस्ट अप्रोच यही होगी कि पहले उतना मनी सेव करो। बट आप पाओगे कि बैंक्स आपको लोन देने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, बिकॉज इसमें बैंक्स को काफी फायदा होता है। जब भी आप लोन लेकर आइटम्स खरीदते हो तो आपको EMI के साथ इंटरेस्ट भी पे करना होता है। इन शॉर्ट, आप जरूरत से ज्यादा ही पे करते हो ओवरऑल। और उससे भी बुरा, अगर आपने वो पैसे गलत चीजों में इन्वेस्ट किए हैं, मींस अगर आप उससे लायबिलिटी खरीद रहे हो तो आपके पैसे पूरे वेस्ट हो सकते हैं। इसलिए इम्पल्सिव होके कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। दूसरा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्पैक्ट होती है, जिससे काफी लोग इग्नोर कर देते हैं। ज्यादातर लोग लाइफस्टाइल को देखकर किसी भी पर्सन को जज करते हैं। अगर किसी का एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो तो रिच होगा, पर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या पता उसने काफी सारे लोन ले रखे हो, किसे पता? स्मार्ट लोग शो ऑफ करने की जगह अपने मनी को स्टॉक मार्केट या बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं एंड मल्टीपल एसेट्स क्रिएट करते जाते हैं ताकि उनके पैसे ग्रो करते रहे। अगर आपको रिच बनना है तो अनवांटेड लग्जरीज में कम इन्वेस्ट करो एंड लोन को अवॉइड करो। अब पैसे बढ़ाने की बात कर ही रहे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कंपाउंडिंग के बारे में बात ना करें। लेसन नंबर 2, कंपाउंडिंग की पावर को समझो। अगर आप सिर्फ 1000 रुपए हर मंथ म्यूचुअल फंड में लगाते हो एंड उस पे आपको 8% रिटर्न मिलता है पर एनम, तो सिर्फ 10 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट जो कि 1,20,000 है, आपको 1,82,000 तक का प्रॉफिट जनरेट करके देगी। एंड अगर आप नेक्स्ट 10 इयर्स तक इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखते हो तो आपका मनी और भी तेजी से ग्रो करेगा एंड आपको ऑलमोस्ट 4 लाख बना के देगा। यकीन नहीं होता ना? यही है मैजिकल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये कोई मैजिक नहीं है। एक्चुअल में जो आप मनी इन्वेस्ट करते हो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के रिटर्न मिलता है एंड क्योंकि वो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाता है तो आपके रिटर्न्स भी बढ़ते जाते हैं। यहाँ टाइम ज्यादा मैटर करता है। आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपका मनी कंपाउंड होगा। स्टॉक मार्केट में भी टाइम का काफी इंपॉर्टेंस है। वॉरेन बफेट ने अपना पहला स्टॉक 11 की एज में लिया था, इसीलिए वो अमीर लोगों की लिस्ट में आते हैं। भले ही थोड़ा इन्वेस्ट करो पर बेटर है जल्दी स्टार्ट करो। लेट स्टार्ट करने का नुकसान यही होता है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट में भी आपको उतने रिटर्न नहीं मिलते जितना कि जल्दी स्टार्ट करने पर मिलते हैं। जो लोग लोन पे करने में लगे रहते हैं उनको कंपाउंडिंग की पावर को यूज करने में मुश्किल होती है। इसलिए जरूरी है कि आपके ऊपर लोन्स ना हो, अदरवाइज आप प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे।
अब हमें ये तो समझ आ गया कि जल्दी इन्वेस्टमेंट करना सीखना है एंड स्टार्ट करना है, पर इन्वेस्ट कहाँ करें? लेसन नंबर 3, इंडेक्स फंड्स बेहतर होते हैं एक्टिवली मैनेज फंड्स से लॉन्ग टर्म में। ऑथर कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स इतने अच्छे नहीं होते इंडेक्स फंड्स के कंपैरिजन में। इंडेक्स फंड्स ज्यादा प्रॉफिटेबल है इन्वेस्टर्स के लिए, पर मोस्ट फाइनेंस गुरुज इंडेक्स फंड्स सजेस्ट नहीं करते क्योंकि उसमें उनको उतना कमीशन नहीं मिलता है, जबकि म्यूचुअल फंड में हिडन एक्स्ट्रा फीस होती है बिकॉज एक फंड मैनेजर होता है जो सब मैनेज करता है एंड उसको हैवी सैलरी भी देनी होती है जो इन्वेस्टर्स ही पे करते हैं। और भी ऐसे छोटे मोटे काफी सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो अक्सर इन्वेस्टर्स इग्नोर कर देते हैं, बट वो ओवर टाइम काफी बड़ा अमाउंट होता है। अगर कैलकुलेट करो तो वही इंडेक्स फंड्स में टैक्सेस और फीस कम रहती है एंड ओवर टाइम इंडेक्स फंड्स अच्छा परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज फंड्स। दूसरा, उन्हें मैनेज करना भी काफी इजी होता है रिलेटिवली। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कौन से फंड्स अच्छे होते हैं लॉन्ग टर्म में, पर क्या आपको पता है कि स्टॉक खरीदने का सही टाइम क्या होता है? कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए? लेसन नंबर 4, जब मार्केट हॉट हो तो ज्यादा स्टॉक खरीदने से बचो। आपने अक्सर देखा होगा कि जब मार्केट डाउन जा रही होती है तो सभी इन्वेस्टर्स डर जाते हैं कि कहीं उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसे डूब ना जाए एंड वो अपने होल्ड किए हुए स्टॉक्स को सेल कर देते हैं। और जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो वो लालची हो जाते हैं एंड और ज्यादा स्टॉक्स खरीदने लगते हैं। पर क्या आपको पता है ये बैड स्ट्रेटेजी है एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऐसा ना करने की सलाह देते हैं। ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। डर और लालच हमारे इमोशंस है एंड वो लॉजिकल थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं, और यही डिफरेंस होता है एक एवरेज इन्वेस्टर में एंड एक स्मार्ट इन्वेस्टर में। स्मार्ट इन्वेस्टर्स कभी भी इम्पल्सिव नहीं होते हैं, वो पेशेंटली चीजों को एनालाइज करते हैं एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। वही नॉर्मल इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगते हैं जब मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स को पता होता है कि मार्केट को टाइम करना फूलिश है, इसलिए वो काफी लंबे टाइम तक स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं। वही नए इन्वेस्टर्स को इमीडिएट रिटर्न्स चाहिए रहता है एंड यही इम्पेशंस उनको लॉस करवा देता है। इसलिए स्टॉक मार्केट को ठीक से समझने के लिए इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ह्यूमन बिहेवियर और इमोशंस को ठीक से समझ लो तो आप स्मार्ट डिसीजंस ले पाओगे एंड अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर पाओगे। क्या आपको पता है हम बाय डिफॉल्ट अपने इमोशंस को हैंडल करने में इतने बैड क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमें कभी इसकी ट्रेनिंग मिली ही नहीं है। स्कूल में भी इमोशन मैनेजमेंट या सिचुएशनल अवेयरनेस या मनी मैनेजमेंट का कोई चैप्टर ही नहीं था, इसलिए अक्सर इमोशंस हमें ओवरपावर कर लेते हैं एंड हम फूलिशली एक्ट करने लगते हैं। बट अगर आप ठंडे दिमाग से सोचो तो आपको कभी ऐसे प्रॉब्लम्स हो ही ना। ये सब तो ठीक है, पर स्टॉक मार्केट में रिस्क भी तो होता है, उसको कैसे मैनेज करें? उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, पोर्टफोलियो बनाओ। अब ये पोर्टफोलियो क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, चलिए समझते हैं। लेसन नंबर 5, एक रेस्पॉन्सिबल पोर्टफोलियो बनाओ एंड रिस्क को मिनिमाइज करो। पोर्टफोलियो आपके सभी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का कलेक्शन होता है जिसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉफिट में रहे। लाइफ में कभी भी कोई एक चीज पर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। सेम प्रिंसिपल इंडेक्स फंड्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ इंडेक्स फंड्स है तो कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी रखो। अब आप पूछोगे कि बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स एक टाइप का लोन होता है जो आप मींस इन्वेस्टर कोई भी एंटिटी जैसे कि गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बैंक को देता है। गवर्नमेंट को भी काफी प्रोजेक्ट के लिए पैसे की जरूरत रहती है तो गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड्स इशू करती है एंड इन्वेस्टर्स उसको बाय कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिलेटिवली सेफ होते हैं। इन शॉर्ट, सारी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में करना रिस्की होता है, इसलिए कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए बिकॉज मार्केट का कुछ भरोसा नहीं होता। अगर मार्केट डाउन जाए तो बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखेंगे। सेफ इन्वेस्टमेंट में यूजुअली रिटर्न्स लोअर होते हैं इन कंपैरिजन टू रिस्की इन्वेस्टमेंट्स एंड आपको ये कंफ्यूजन होगा कि कौन सा कितना लेना चाहिए, किस रेशो में। तो ऑथर रेकमेंड करते हैं कि आपकी एज में से 10 माइनस कर दो, उतने आपके पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स होने चाहिए। अगर आपकी एज 30 है तो 30-10 यानी आप 20% गवर्नमेंट बॉन्ड रखो एंड 80% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। नेचुरली एज कम है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो। बॉन्ड्स आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल दो स्टॉक्स या इंडेक्स फंड्स वॉलेटाइल होते हैं एंड रिस्की भी, रिटर्न्स उसमें अच्छा मिलता है।
स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके हेल्दी रखते हैं एंड इसलिए वो अनप्रेडिक्टेबल गेम को भी बिना टेंशन के खेल पाते हैं। एंड मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार एनालाइज करो। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर होनी चाहिए और अगर आप स्टूडेंट हो तो अभी अपनी लर्निंग पे ज्यादा इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टिंग के अलावा और भी बहुत कुछ है ध्यान देने के लिए। आई होप ये वीडियो से आपको काफी सारे लेसन्स मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा के सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड क्या आपको पता है अपने फाइनेंशियल हेल्थ को प्रॉपर्ली मेंटेन कैसे करते हैं? जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो देखो।